देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। चीनी बहरान की शिद्दत पाकिस्तान के आवाम के लिए एक बार फिर परेशानी का बाइस बनी हुई है। हाल ही में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक तहलका-खेज इंकशाफ हुआ कि शुगर मिल्स ने कीमतों के हालिया उतार चढ़ाव से 300 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया है, जो कि सिर्फ 42 खानदानों के कब्जे में है। 63 शुगर मिल्स की तफसीलात भी सामने आई हैं, जिन्होंने न सिर्फ मुल्क में चीनी कीमतों को कंट्रोल किया, बल्कि बड़ी मिकदार में चीनी बरामद करके मुल्क में किल्लत पैदा की, जिससे अवाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस पूरे मामले को देखते हैं अवाम में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि आया हुकूमत मौजूदा चीनी बहरान से निपटने में वाकई बेबस है। यहाँ पर माजी की हुकूमतों के साथ मवाजना करना भी जरूरी हो जाता है, खासतौर पर इमरान खान के दौरे हुकूमत का। इमरान खान की हुकूमत ने चीनी बहरान के दौरान एक वाज़ेह सख्त पॉलिसी अपनाई थी, जिसका मकसद शुगर माफिया की गिरफ्त को कमजोर करना और अवाम को रिलीफ फराहम करना था। उन्होंने शुगर मिल्स की बरामदात पर पाबंदी लगाई और मुल्क में चीनी की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इकदाम किए। इमरान खान के दौर में चीनी के बहरान को संभालने के लिए सख्त फैसले किए गए, जिसमें उनकी अपनी ही पार्टी के कई अहम साथी भी शामिल थे। चीनी बहरान के दौरान शुगर मिल्स के असर रसूख को कम करने के लिए इमरान खान ने अपनी सियासी जमात से कुछ करीबी साथियों को निकाल दिया, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि कीमतों में बेजा इजाफा न हो और अवाम को सस्ती चीनी मिले। शहजाद अकबर ने कहा था कि चीनी की सप्लाई चीनी को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कीमतें कम हो। क्या कहा था उन्होंने, आइए सुनते हैं। इसके अंदर से आपको एविडेंस मिले हैं, वो अब एफबीआर से भी शेयर किए जा रहे हैं। इसके अंदर से सैकड़ों बेनामी अकाउंट्स हैं जो फ्रीज कर दिए गए हैं। वो मामला भी एफबीआर का जो बेनामी कमीशन के लोग हैं उनको दे दिया गया है, और साथ साथ इस पूरे चेन को डिसमेंटल करने की। लेकिन देखिए, ये एफर्ट तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक सप्लाई चेन को मैनेज न किया जाए। उसके लिए जो आज पंजाब की प्रोविंशियल कैबिनेट ने वो ऑर्डर और ऑर्डिनेंस पास किया है, वो बड़ा कारआमद साबित होगा। बिकॉज अब वो शुगर मिल से लेके नीचे परचून तक की जो पूरी सप्लाई चेन है, उसको मैनेजमेंट करने की पूरी एक सिस्टम वज़ा कर दिया गया है, जो कि इन प्लेस आज से आज की सूरत हाल इसके बरक्स है। मौजूदा हुकूमत शुगर माफिया के सामने तकरीबन बेबस नजर आती है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिलक्टेंट भी थे वो प्रोवाइड करने में लिस्ट जिसमें नाम है सारे। आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, मगर पीएसी में ये इंकशाफ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि शुगर माफिया किस हद तक मुल्क की मईशत और अवाम की फलाह बहबूद को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बहरान सिर्फ इक्तिसादी नहीं बल्कि सियासी भी है, जहां ताकतवर सनतकार और चंद अशराफिया और खानदान अपने मफादात के लिए मुल्क की मईशत को दांव पर लगा रहे हैं। वहीं सवाल यह है कि माजी में पीटीआई की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाली जमातें आज अपने ही दौरे हुकूमत में शुगर माफिया के सामने बेबस क्यों नजर आती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान की आमद की खबरों की तरदीद कर दी है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि इमरान खान के बेटों को आने से नहीं रोका। उज़्मा बुखारी साहिबा भी आज 2 कदम आगे बढ़कर अलीमा खान पर तंज करते हुए कहा है कि फुप्पो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन सवाल है कि क्या वो वाकई नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोकने की खबरों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। इसी सब पे बात करेंगे, और वो लिस्ट भी जो कि आ चुकी है सामने, वो भी हमारे सामने है अब कि ये कौन कौन से लोग हैं, नाम सामने आ गए हैं। इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद हैं मलिक अनवर ताज साहब हैं, एमएनए पीटीआई से, सेंटर शहादत ऐवान है पीपल्स पार्टी से, और मोइन वटू साहब हैं, एमएनए है मुस्लिम लीग नून से और वजीर भी हैं। सेंटर शहादत ऐवान साहब की तरफ जाऊंगी। सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग अस। आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। सेंटर साहब, चीनी का बहरान और जिसमें जो 42 इस वक्त ये जो कंपनियां हैं, उसमें जो नज़र आ रहे हैं सारे मामलात, वो हुकूमती ताने बाने सारे जुड़ रहे हैं। अगर इन सारी मैं एक एक करके नाम लेना शुरू करूं तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा।
मगर सवाल ये है कि माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो आप लोग नक्कारे बजाते थे, ढोल बजाते थे कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने सख्त इक़दामात किए, वो हमारे सामने रहे। इस वक्त 300 अरब रुपए का टीका लगा दिया है इन सारी कंपनियों ने, और जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, पोजीशंस पे जो पार्टियां बैठी हैं, आप और नून लीग आपके अपने लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता नजर आ रहा। एक आम आदमी क्या देखेगा, क्या करेगा जब रूल ऑफ लॉ अपर लेवल पे नहीं होगा? सर देखें, अपना रिजा सैफी, सबसे पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है। बेहतर ये होता कि ये आप जो है PML, इनके दोस्त मेरे मिनिस्टर साहब बैठे उनसे सवाल करते। और जहाँ तक रह गया सिलसिला कि इसकी काजिज क्या है, तो बीइंग पाकिस्तानी, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री कोई आप जैसा या आम कोई सिटीजन या मुझ जैसा आदमी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। यकीनी तौर पे जो आदमी साहिब हैसियत होगा, जिसका कम अज़ कम मैं समझता हूँ असर रसूख के अलावा जिसकी माली हैसियत होगी, डेफिनेटली शुगर मिल वही लगाएगा। मैं कहता हूँ गन्ना पैदा करने वाले लोग जो हैं वही, अगर आप उन पर भी नज़र दौड़ाएं तो वो भी आपको मैं समझता हूँ कि ऊपर की क्लास के नज़र आएंगे ज़मींदार। और मिल लगाना, शुगर मिल लगाना तो बहुत बड़ी बात है। बाकी रह गया सिलसिला ये है कि जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर मिले हैं, उनका काम ये है कि चीनी पैदा करना। अगर आप क्रशिंग में ताख़ीर हो जाती है और उसके बाद जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है मिल वाले नहीं करते, ज़ख़ीरा अंदोज़ी मार्केट में जो मिडल मैन है या आम लोग हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रख लेते हैं। या आप इसको भी छोड़ दें, अगर पाकिस्तान की चीनी जो हमसाया मुल्कों में स्मगल होगी तो मैं समझता हूँ ये सूरत हाल, ये सिचुएशन होगी। और इसके लिए अगर हुकूमत आवाम को खुराक की कोई चीज़ वहाँ पहुँचाने के लिए, खा वो गंदम हो, चीनी हो, मेडिसिन हो, तो उसके ऊपर को कुछ न कुछ अपना आवाम की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए कोई पॉलिसी बनाती है, तो यकीनी तौर पर 25 करोड़ की आवाम है, उनमें आप जैसे तनकीद करने वाले लोग भी होंगे और मुझ जैसे जो है आवाम का ख्याल रखने वाले भी लोग होंगे। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को लेना जो है या इसको ज़ेरे बहस लाना मुनासिब नहीं है। इस वक्त बहस ये है कि हमारे जो माशी तौर पे हमारे जो बॉर्डर की सिचुएशन है वो उसको हम देखें, जो हमारे खिते की पोजीशन जो है पड़ोसी मुल्क के साथ जो हमारे हालात चल रहे हैं, हमें उसकी जो है सोचना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, आपको उनके मुतल्लिक सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए उन लोगों के मुतल्लिक उनकी सलाह करने के लिए कि जो आपको IMF को कहते हैं कि पाकिस्तान जो है दिवालिया हो जाएगा, इनको खुदा के लिए आप कर्ज मत दें, और अगर हम इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हम कर्ज लौटाने की पोजीशन में नहीं है। तो बात ये है कि मैं आपको रजा ये कहूँ कि बेहतर ये है कि आवाम की सेहत पर आप ख्याल दें। नौजवान जो है जिनके लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जो कि आपको पता है नौजवान जो है इस पाकिस्तान का 65% जो लोग हैं नौजवान हैं, जो कि इस वक्त चाहते हैं कि जो है हुकूमत मुलाजमत की पॉलिसियाँ जो है बेहतर बनाए, इंटरनेट की आज़ादी होनी चाहिए, तालीमी इस्लाहात होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रोग्रेसिव विजन है उसकी आप बात करें, उनकी जो प्रोग्रेसिव गवर्नेंस की वो बात करते हैं। कलामी माफी, मुझे एक बात समझ नहीं आती सेंटर शहादत ऐवान साहब, ये आप लोग जब ऑपोजिशन में होते हैं तो चीख चीख के नकारे और डंके बजाते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप लोग मीडिया को भी इंस्ट्रक्ट करने लगते हैं, ऑर्डर करने लगते हैं कि मीडिया ने क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी। 300 अरब रुपए का यहाँ टीका लग चुका है, एक आम आदमी के बस में नहीं है, चीनी शॉर्ट हुई हुई है, 200 रुपए किलो से ऊपर हुई हुई है, ब्लैक में मिल रही है, और आप ये कौन सी बातें कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही वैसे बात। नहीं, ये टीके की बात आप कर रही हैं, मैं तो गुजारिश ये करूँ, मैं नहीं कर रही है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कर रही है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिकॉर्ड है सारा। भाई आपका कहना बजाय रिजा सैफी साहब, आप अच्छी नॉन जर्नलिस्ट हैं और मेरे ख्याल में आप हर चीज़ पर नजर रखने वाले हैं, मुल्क की मईशत पे जो है वो आप समझती हैं। आप क्या अफराते घर पर आप क्यों नहीं ख्याल करती हैं?
मुल्क की जो महंगाई है उस पर आप जो है क्यों नहीं करती हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है उस पर आप तवज्जो क्यों नहीं देती हैं। तो बात ये है कि जो कि आपको सेहत के मैदान में, तालीम के मैदान में जो मेरी पार्टी की जो कोशिशें हैं, एफर्ट्स हैं, हम वो भी डिस्कस करते हैं शाहादत अहमद साहब, हम वो भी डिस्कस करते हैं। रिदा सैफी साहबा को पॉजिटिव बात भी करें, अवाम में मायूसी खाली फैलाने वाली बातें मेरे ख्याल में नहीं करनी। ये वक्त ये है कि मुल्क और कौम के साथ अगर खड़ा होना है तो लोगों को जो है, लोगों के जो है हम हकीकत जो सिचुएशन है वो हम उनको बताएं, हम उनके हौसले सर आप आवाम को टीका लगाते रहेंगे हुकूमत में बैठ के, करोड़ों रुपए की गबन होती रहेगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बता रही है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब इस पे बात ही ना करें, फिर किस पर बात करें। नहीं कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान में आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है सर, इतना बड़ा जुल्म आवाम के साथ हो रहा है। रिदा सैफी साहबा आप भूल गई हैं कि आप जो है हुकूमती सेनेटर से नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने सर, इसलिए क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी के लोगों की भी मिल शामिल है सर, ये 42 लोगों में सपोर्ट हमने जरूर की है। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि हुकूमत में जो हमारे दोस्त बैठे हैं, बेहतर ये होता, मैंने शुरू में सर मैं उनसे भी पूछ रही हूँ, लेकिन आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं सर, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप भी पक्ष से प्रिविलेजेस सारे ले रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं है ना। मैं देखें बात ये, हुकूमत के पक्ष और प्रिविलेज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ले रही। सिंध में हमारी हुकूमत है और सिंध जिस तरीके से हम चला रहे हैं, रिदा सैफी साहबा आप खुद सिंध में बैठी हैं, आपसे बेहतर चीज़ों का इदराक किसी को नहीं है। और मुझे आपके वो प्रोग्राम भी याद हैं जहाँ पे आपने मेरी पार्टी की हुकूमत की तारीफ करती रहती हैं, मेरे चीफ मिनिस्टर को आप अप्रिशिएट करती हैं, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है, आने वाले वक्त के प्राइम मिनिस्टर को जो है उनको आप अप्रिशिएट करती हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर मैं ऑपोजिशन की तरफ चली जाती हूँ। मलिक अनवर ताज साहब भी बहुत देर से बात करना चाह रहे हैं, MNA PTI से हमारे साथ। मलिक अनवर ताज साहब, सर 300 अरब रुपए निकल गए सर, और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहुत ही लर्जाखेश इंकशाफात हुई सर। 42 कंपनियां हैं जो आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, जिसमें सबसे सरे अव्वल जो हुकूमत के दाएं बाएं नजर आते हैं और हुकूमत से फायदे लेते हुए नजर आते हैं, जहांगीर तरीन साहब भी हैं। वही जहांगीर तरीन साहब हैं जो कि माजी की हुकूमत का हिस्सा थे और इतने पावरफुल शख्स थे कि जिनके बारे में कहा जाता था कि कोई जो है वो एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन साबिक वजीर आजम ने लिया, उनकी पार्टी ने लिया। अभी शहजाद अकबर साहब का भी जो शॉट है वो भी हमने सुनाया। सर क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया। बात इस तरह है कि जिसको इस कौम के बारे में फ़िक्र हो, उसके कौम के बारे में गम हो, जिसने कौम से ऊट ली हो, जिसको कौम ने मुंतखब किया हो, तो फिर उसको पता होता है और उसको एहसास भी होता है कि इस तरह के 300 अरब के टीके पर कौम को नहीं लगाती। सबसे पहली बात यह है कि इससे पहले गंदम का एक टीका लगा 300 अरब का, जो मोहसिन नकवी साहब उसमें इन्वॉल्व थे, और ये जो इसके साथ अभी भी है हुकूमत में ये लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद ये 300 अरब का चीनी का स्कैंडल है। आपको पता है कि इसमें इस मिल मालिकान कौन है? जहांगीर तरीन, जो हमें ये लोग ताने देते थे, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा, जहांगीर तरीन इसमें है, इसमें जरदारी की शुगर मिल्स है, इसमें शरीफ खानदान के शुगर मिल्स है। और ये बहुत मशहूर बात है कि शरीफ खानदान ने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को बुलाया था अपने घर में, उसके घर में एक मीटिंग था और उसमें कहा कि आप चीनी को एक्सपोर्ट कर दे, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करेगा, अगर आप खानदान के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते, तो आपके वज़ीर आज़म शिप पे हमारे फिर क्या ज़रूरत है। तो उसके फरमाइश पे, शरीफ खानदान के फरमाइश पे ये एक्सपोर्ट हुई। शुगर माफिया एक्टिव हुआ था और शरीफ खानदान से राब्ते में था। तो पीपल्स पार्टी वाले और शरीफ खानदान वाले ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ये बात गलत है कि ये नवाज शरीफ पार्टी के नून, मुस्लिम लीग नून कर रहे, ये पीपल्स पार्टी दोनों कर रहे, दोनों की हुकूमत है। इसको तो एक घड़ी नजर आती थी, इसको तो 190 मिलियन पाउंड वो नजर आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं, वो तो इसको हर वक्त नजर आते हैं और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तक नहीं जाते। मीडिया पे बार बार मीडिया ट्रायल उसकी होती है, लेकिन इनको ये चीजें नजर नहीं आता कि पहले 300 अरब का करप्शन गंदम में किया, अब 300 अरब चीनी में इन लोगों ने करप्शन की। तो इन लोगों को पाकिस्तान के बारे में कोई ख्याल नहीं है। पाकिस्तान में रूल अपला खत्म हो गए, पाकिस्तान में जुडिशरी खत्म हुई, पाकिस्तान में अमन दोबारा तबाह बर्बाद हुआ। खैबर पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन का हाल देखे और इन लोगों के ये हालात देखे कि ऐसे हालात में ये दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे। 34,000 अरब कर्जा
जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई है, इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, 34,000 अरब कर्जा शहबाज शरीफ की हुकूमत में मुल्क पे चढ़ा। सालाना 11,000 अरब कर्जा सालाना हुकूमत मुल्क पे चढ़ा। इनको तो इन चीज़ों का एहसास नहीं। जब हमारी हुकूमत थी 2,500 अरब हम सूद के मद में देते थे, अब ये 8,500 अरब हम सूद के मद में देते हैं। हमारी जीडीपी ग्रोथ उस वक्त 6.5% था जो ग्रो कर रहा था, अब जीडीपी ग्रोथ जो है 1.5% है। वो भी अगर एवरेज निकाल के 1.5, ये तो दावा करते हैं कि 2.5 है, लेकिन 1.5 है। ज़राअत, किसान, जो मजदूर किसान, पाकिस्तान का आम शहरी पेट्रोल का रेट देके, डॉलर का रेट देके कि कहाँ से कहाँ पे पहुंचा, या इस तरह पेट्रोल तकरीबन इसमें 122 या 125 रुपए लीटर इजाफा हुआ। हर चीज में पाकिस्तान में बिल्कुल मायूसी है। हर तरफ आपको पता है कि 30 लाख नौजवान आज पाकिस्तान को छोड़ के बाहर निकले। क्यों निकले? यहाँ पे मायूसी है, यहाँ पे अमन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ऊँट के जरिए इंसाफ नहीं मिला, ऊँट के एक को बंदे को मिला, जाली तरीके से दूसरे को बटाया गया। इलेक्शन कमीशन इंसाफ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं करता, हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, पार्लियामेंट इंसाफ नहीं दे सकता। तो ऐसे हालात में मुल्क के हालात इसी तरह होगी, ये लूट मार करते रहेगी और हम सिर्फ तमाशा करते रहेंगे। और पीपल्स पार्टी कहे कि नून ने की और नून कहे कि ये भी हमारे साथ है। तो इन लोगों के एहसास नहीं, इनको पता है कि हम तो आवाम के ऊँट से नहीं आए, तो क्यों हम आवाम की फिक्र करें। ठीक हो गया है। मैं वट्टू साहब की तरफ भी जाऊंगी। मोइन वट्टू साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। वट्टू साहब, आपको आवाज आ रही है? वट्टू साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे वट्टू साहब की आवाज नहीं आ रही। मैं वापस जाऊंगी अपना सेंटर शहादत ऐवान साहब की तरफ। सेंटर शहादत ऐवान साहब, अब देखिए, आप ये कहने से तो नहीं बात सिर्फ बन सकती ना कि जी आप इनसे पूछें उनसे पूछें। जो ये लिस्टें, इसमें बहुत सारे लोग, नॉट बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारी जो इसमें बात हो रही है मिल्स की, और उस पर जो बार बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी डिस्कशन हुआ है, जो बात की गई है उसमें एमएनए जो पीटीआई के हैं, जो सेनेटर हैं, उनकी तरफ से भी, और ख़ास तौर पे जो डोगर साहब की तरफ से बात की गई कि जी जरदारी साहब का और ओमनी ग्रुप का नाम उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने लिया है। अब कीपिंग दैट इन रिव्यू, सर बात बताता हूँ मैं, बात जी साहब की बात जो उसका पहले तो मैं जवाब दे दूँ। जी दे दीजिए। मैं आपको सबसे पहले तो हेलो जी दे दीजिए। पहले मैं आपको ये बात बताऊं, मेरे दोस्त को आप ये याद करवाएं कि क्या आप पीटीआई ये भूल गए हैं कि पीटीआई के दौर में जो उन्होंने 3 अरब की चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी थी, वो उसको ये भूल चुके हैं, जिसको बाद में इन्होंने जो है री इम्पोर्ट करने के लिए भी हर प्राइस के ऊपर जो है अलाउ किया था। उसके बाद भी ये बता दें क्या पीटीआई के दौर में चीनी जो है उसके जो है शॉर्टेज नहीं थी, क्या चीनी स्टॉक जो है वो नहीं की गई थी। जब उसके अलावा भी छोड़ दें, क्या इनके दौर में ये बात, ये आज जो ये लोग कह रहे हैं लोगों के नाम ले गए, इसके भूल गए, इनको जो लोग जाने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आप क्यों नहीं करते हैं कि पीटीआई के दौर में इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि क्योंकि इनके कई इत्तेहादी थे जिनका जो है वो जो के ओनर थे, के होल्डर थे शुगर मिल्क के, उनको तो पीटीआई ने उस वक्त जो है किसी किस्म का जो है किसी सूरत लिहाज से उन्होंने जो है वो नहीं किया। आप उसका भी छोड़ दें कि इसमें जो है इमरान खान साहब ने जो है 2020 में एक FIA को जो है प्रोसिक्यूशन और रिकवरी के लिए जो है इन्होंने कहा था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी, लेकिन याद होगा आपको कि इन्होंने उसको जो है बाद फॉलो अप जो है उन्होंने नहीं किया। तो मेरा कहना यह है कि किसी के ऊपर जो है क्रिटिसाइज कर लेना इससे पहले बंदा कम अज कम जो है ये देख ले, अपने आप को जानकर देख ले कि इस पोजीशन में जब हम थे तो हमने इस सूरत के हाल के ऊपर जो है हमने क्या किया। किसी को क्रिटिसाइज कर लेना बहुत आसान काम है, लेकिन पब्लिक जो है उसकी यादाश्त इतनी कमजोर नहीं है। अब आप मोइन वट्टो साहब से जरा पूछें, वो सीनियर मिनिस्टर है तो वो आपको जवाब बेहतर देंगे। जी अच्छा, अब मैं मेरे सवाल का भी जवाब दे देना आप। हुक्म करें।
शाद साहब, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बात हुई है और जो उसमें फहरिस्त दी गई है, जो ये 42 लोगों की, उसके अकॉर्डिंग, ये मैं नहीं कह रही, ये हम नहीं कह रहे हैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो FBI ने दी है, उसमें सबसे ज़्यादा शुगर मिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जहांगीर तरीन और तीसरे नंबर पर शरीफ फैमिली की है। अब आप बताइए कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आप तो लॉयर हैं, बहुत बड़े कानूनदान हैं, आपको तो इस बात का मुझसे ज़्यादा पता है। बात तो सुने, अगर कोई बात भी है, मेरी गुजारिश सुने कि अगर कोई प्रेसिडेंट कोई पॉलिसी चाक आउट करता तो आप बोले कि आप हमारे आईने पाकिस्तान में किसी कानून में ये है, इस मुल्क में रहने वाला आदमी को, पॉलिटिक्स करने वाला आदमी जो है, किसी किस्म के कोई वो बिजनेस नहीं करेगा, वो कोई कारोबार नहीं करेगा। आप लोग ही बताते थे माजी में। गुजारिश सुन लें, आप सुने, आपका क्वेश्चन मैंने समझा। सदर पाकिस्तान एक बहुत बड़े जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़े जो है लैंडलॉर्ड हैं। सदर पाकिस्तान एक साहिब हैसियत आदमी है, वो के जो है हाकिम अली जरदारी साहब की औलाद हैं, जो कि सूबा सिंध के पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन जो है, बहुत बड़े जो है कारोबारी आदमी, बहुत बड़े जमींदार आदमी है। तो मेरे ख्याल में खाली ये कह देना कि फला आदमी फला बिजनेस करता है, उस पर क्रिटिसाइज कर लेना मुनासिब नहीं है। तो सर ये माजी में जो आप लोग कहते थे, पहले भी मैंने तो सर आप लोग जो माजी में कहते थे, सर ये मुझे बता देना सर, सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, माजी में ऑपोजिशन में जब आप थे, जब चीनी चोरी, आटा चोरी और ये सारी चोरियों के आप इल्जाम लगाते थे कि जी ये तो अपने लोगों को खान साहब दे रहे हैं, जबकि खान साहब का कोई ब्लड रिलेशन नहीं था जहांगीर तरीन साहब से, लेकिन जहांगीर तरीन साहब चूंकि, एक मिनट सुने मेरा पूरा सवाल सुन लेना सर, थोड़ा सा तो बर्दाश्त रखें प्लीज, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, सुन ले प्लीज थोड़ी सी बात, ठीक है। जब आप उस वक्त ऑपोजिशन में थे, आप एलिगेशन लगाते थे कि जी ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो अपनों को नवाज रहे हैं, ये तो आवाम को टीका लगा रहे हैं, तो फिर आज आप ये कहेंगे कि वो सारी बातें गलत थी सर? अच्छा गुजारिश सुने, ये एक हकीकत है। मैं आपको बात बताऊं कि PTI की जो शुगर पॉलिसी थी ना, उसने महंगाई का एक तूफान खड़ा किया हुआ था। पहले PTI ने, सर आपके दौर में 210 हो गई है, शुगर नहीं मिल रही, ब्लैक में नहीं मिल रही है सर, आप PTI में चले गए थे, आप अपनी बात को नहीं मान रहे, यानी कि ये कौन सी बात है? दो अल्फाज सुन लें, आप भी हौसला कर लें, जैसे मुझे कहा। देखिए PTI ने, PTI ने सब्सिडी दी, वही चीनी महंगे दामों इम्पोर्ट की, जब आवाम चीख रही थी तब तक उनके इत्तेहादी अरबों रुपए कमा चुके थे। इंक्वायरियां सिर्फ दिखावा थी, कोई सजा नहीं हुई, ये नालायकी थी, बल्कि नालायकी ही नहीं बल्कि ये मिली भगत थी। तो मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो है आज दूसरों के ऊपर बिला जवाब जो है तनकीद करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी नहीं, तो ये 300 अरब रुपए जो आवाम की जेब से गए हैं इजाफी मद में, ये ठीक है? देखिए फिर मैं आपको आपको कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में मैं आपको समझा नहीं पाया। बेहतर ये है कि आप जो है मोइन भट्टो साहब जो है ना, वो बेहतर कारोबारी आदमी, जमींदार हैं, गवर्नमेंट में भी आपको समझा पाएंगे। मैं ये कहता हूँ महंगाई नहीं होनी चाहिए। मैं एज ए वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये कहता हूँ महंगाई जो है, महंगाई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जो है ये अगर बिल्कुल मतलब ये जाती हुई है, इसके ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी और इशू है, अफरातज़र इशू है, बेरोजगारी इशू है। लोग जो हैं, आपको आप देखें बात ये, इस वक्त लोग जो हैं खाली इस किस्म के नारे और बातें नहीं सुनना चाहते, लोग नौकरियां चाहते हैं, लोग सस्ता फ्यूल चाहते हैं। तो मेरा कहना ये है रिजा सेठी साहबा, बेहतर ये है कि आप गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे को कहें। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि बासियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये कहता हूँ कि हुकूमत को जो है इस पर तवज्जो देनी चाहिए, गरीब आदमी के रोटी के लिए इकदाम करने चाहिए, गरीब आदमी के रोजगार के काम करना चाहिए, और अपनी तशहीर के ऊपर हुकूमत को जो है इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो प्रैक्टिकल काम करने वाले वो काम करें। ये बात ये है कि जो पानी जो है, छोटी सी बारिश हुई है, उसकी वजह से कितने लोग पानी में बह गए, कितने लोगों की जानें चली गई हैं, उसके ऊपर जो है हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है, और आपको प्रोग्राम करने की जो है उसके ऊपर ज़रूरत है। आप ये बात क्यों नहीं करती हैं कि इस जो बारिश की वजह से जो है नदी नाले जो है
उनमें नाजायज तजावजात खड़े करने की वजह से कितने लोग अपनी जानों से हाथ धो गए हैं, कितने लोगों की जायदादें तो शुक्र तबाह करें हो ये गई बारिश हैं। कराची में नहीं हो गई, वरना आपकी हुकूमत के 15 साल का भी पोल खुल जाना है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये कि कराची के अंदर बात ये, आप भी वहीं पे रहती हैं, जभी तो मुझे कह रही हूँ, मालूम है जभी जहाँ तो पर कह रही हूँ, आपका आप भी यहाँ कब्जा कराची है, में रहते हैं, तभी मुझे तो पता कह रही है, हूँ, मुझे आप मुझसे पता ज्यादा है। जानते हैं। मुझे देखें, जितना काम कराची के अंदर, जितना कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट में और मुराद अली शाह साहब की हुकूमत में जो सिंध में काम किया है, सर क्या आप सर वो दौर याद आपको आ रहा है? उसको खड्डे 2013 लाइन लगा का, दिया शर्जील साहब ने, 2013 का उसको दौर खड्डे याद लगा दिया करना शर्जील साहब ने। चाहती ये जो BRTs और ये आप डिसीजेस रेड वो ऑरेंज दौर, येलो आप उन्होंने वो खोद दौर के याद डाला है ना करना पूरा चाहते शहर। हैं। आप जाके देखेंगे क्या बात हालात है इस वक्त, करें, अगर बारिश हो गई तो आप सब ये बह भी बात जाएगा। करें, ये भी बात करें कि आपके तो वाले साहब वकील हैं, आपको बताएंगे इस शहर के अंदर अखबार बराए तावान की पोजीशन क्या थी, पता माफिया क्या था, रोजाना की 1500 लाशें गिरती थी, वो क्या था। हमने इस शहर में अमन अमान खड़ा किया है, हमने इस शहर को आबाद किया है। आप सिंध के अंदर तो वो तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमने किया है। सेवन शरीफ घूम कर आप आए, आपको जो है ना, मैं समझता हूँ रन में नजर आएगा। सर मुझे कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा नहीं होना शहादत साहब। बात ये है, मुझे कच्चे के डाकुओं के हाथों मरने का शौक नहीं है। जनवरी के महीने में आपने जो है क्राइम रेट जो है वो भी आपने रिफ्लेक्ट किया था, मुझे याद है, आपने प्रोग्राम भी किया था। जी जी। बात ये, मेरे पास आपकी वो क्लिप नहीं है कि मैं गवर्नमेंट की आपकी तारीफें जो है वो मैं बताऊं कि आप किस तरीके से करती हैं। आप अप्रिशिएट करती हैं, अच्छी बात है, आप अच्छी बातें सर बिल्कुल जो अच्छी चीजें होंगी, अच्छे काम होंगे उनको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जहाँ पे कहूँगा कि जो हमने आपको साइबर नाइफ दिया हुआ है, जो हमने आपको जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल दी हुई है, अच्छा मैं NICVD दिया हुआ है, जिसमें पुरान बाहर के सूबे और बाहर के लोग भी इलाज करवाने आते हैं, तो खुदा के वास्ते हमारी तारीफ भी करे। जी सर बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, जी शाहिद साहब बिल्कुल, जो काम अच्छे हैं उनकी तारीफ हम करते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ हमें गलतियां कोताहियां नजर आएंगी वो भी हाईलाइट करेंगे। मलिक अनवर ताज साहब की तरफ वापस जाती हूँ। ताज साहब मुझे ये बताइएगा, शहादत ऐवान साहब जो बात कर रहे हैं आपके दौर की, कि जी आप लोगों ने सबसे ज्यादा तूफान आपके दौर में आया था चीनी के ऊपर, जो आपने इंपोर्ट कर दी और फिर एक्सपोर्ट की दोबारा, और जो सारी सूरत हाल बनी, हाउ डू यू टेक दिस नैरेटिव? जी सेनेटर साहब को इसके वो चाहते हैं कि आप हमारी तारीफ करें, तो इस पे तो वो बात नहीं कर सकते कि सबसे पहले जरदारी की शुगर मिल्स है और उससे इस एक्सपोर्ट में और इस शुगर माफियाज में सबसे नंबर 1 पे है। जहांगीर तरीन हमारा बिल्कुल उस वक्त हमारी पार्टी में था, PTI में था, लेकिन उसने जब ये हरकत की, सबसे ज्यादा करीबी इमरान खान का जहांगीर तरीन था, वो पैसे भी लगाता था, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी के लिए जहाँ पे फंडिंग की जरूरत होती जहांगीर तरीन सबसे आगे होते थे। लेकिन जब वो इमरान खान को जिस दिन पता लगा तो जहांगीर तरीन को उसी वक्त पार्टी से फारिग कर दिया। अलीम खान जो एक बार क्यों को NOC चाहता था और जब उसको NOC नहीं मिला तो उसको भी पार्टी से वो भी पार्टी छोड़ गए। इन लोगों को मैं ये कहता हूँ, पीपल्स पार्टी वाले हो या नून हो, थोड़ा इस कौम पे रहम करे। कराची के हालात हमने भी देखे हैं, आप भी कराची में रहते हैं। कराची में सफाई के क्या हालात है, कराची में बदबू कितना है, कराची के जब रोडों पे वो जो धुआं उठता है, वो जो गर्द उठती है, उसकी हालात तो हम सबको पता है कि कराची की क्या रोशनियों का शहर था। 15-20 साल से इनकी हुकूमत है और कराची कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ये सब हमें पता है कि कराची में इन लोगों ने क्या काम किया या सिंध के लिए ये लोग क्या काम कर रहे हैं। मसला ये नहीं है कि, मसला ये है कि इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, इस कौम के बारे में सोचना चाहिए, इस पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। इस पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है, बेचैनी है, बेयकीनी है, इस सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए। सियासी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उस पर सोचना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। बेरोजगारी जो है इस पे सोचना चाहिए। बेअमनी जो है, अमन के जो सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है, इस पे सोचना चाहिए। महंगाई तो इतनी हो गई है कि ये ऐसी अक्सर दावे करते कि मुझे हुकूमत का मौकिफ लेना है। भट्टू साहब की कॉल बार बार ड्रॉप हो रही थी, तो इसलिए शेख आफ्ताब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, सीनियर मेंबर हैं PMLN से, उनसे मुझे मौकिफ लेने दें। जरा पूछ लेते हैं उनसे भी, क्योंकि सेंटर शहादत ऐवान साहब की बहुत देरीना ख्वाहिश है कि जी आप ये बात पूछें हुकूमती मेंबरान से, हुकूमती मेंबरान की तरफ चले जाते हैं। जी शेख आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब,
चीनी का बहरान हम सबके सामने है, शिद्दत अख्तियार कर गया है, ब्लैक में भी नहीं मिल रही है। हालत ये है कि इस्लामाबाद लाहौर से तो गायब है और फिर 200 रुपए से भी ऊपर तजावुज कर गई है, क्रॉस कर गई है बॉर्डर लाइन से भी ज्यादा। ऐसी सूरत हाल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास होता है और पैक के अंदर जो लिस्टें सामने आती हैं 42 कंपनियों की, उसमें नंबर 3 पे शरीफ फैमिली का भी नाम है, दूसरे तीसरे नंबर पर। सर क्या कहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक इनकी इस चीनी के बिजनेस से ताल्लुक है, ये तो आज का नहीं है, ये तो अभी नवाज शरीफ साहब सियासत में नहीं आए थे तो उस वक्त भी इनके वालिद साहब की शुगर मिले थी और जिस वक्त भुट्टो साहब ने इंडस्ट्री को अपने कब्जे में नेशनलाइज किया तो उस वक्त भी ये 13 इंडस्ट्रीज के मालिक थे। तो यकीनन इनका भी एक वो बिजनेस है और एक खानदानी बिजनेस है, को आज का नहीं है। ये नहीं हुआ कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने या शहबाज शरीफ बने तो इन्होंने कोई मिले लगा ली, ये तो पहले किए हैं। बाकी जहाँ तक रहा कि इस चीनी का जो बहरान है, यकीनन ये बहरान है, इसमें अब किसकी गलती है, किसने इन चीज़ों को वो प्रिडिक्ट नहीं कर सके कि भाई ये अगर हम चीनी एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर इसका रद्द अमल क्या आएगा। ये यकीनन एक मसला है, इशू है और उस पर गवर्नमेंट खुद भी और गौर कर रही है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। बहरहाल इसमें तो एडमिट करने में कोई हर्ज नहीं है कि बहरान इस वक्त है, लेकिन बात यह है जी कि ये तो हर हुकूमत में कोई ना कोई बहरान तो आते ही रहते हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ गेम। तो इंशाल्लाह ये बहरान भी ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली थी तो ये बड़ा जोर शोर से ये कहा रहा था कि हुकूमत डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि मुल्क को डिफॉल्ट से भी बाहर निकाला और मुल्क को एक मुस्तहकम माशी प्लेटफॉर्म भी मुहैया कर दिया। तो इस तरह ये यकीनी तौर पर हम उसको एक बहरान तो कह सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस बहरान से निकल जाएंगे। सर आप इतनी आसानी से कह रहे हैं कि ये बहरान जो है वो निकल जाएगा। सर 300 अरब रुपए का मामला है, ये 300 रुपए की बात नहीं हो रही है। एक आम आदमी के लिए जिसकी तनख्वाह आपने 35-37 हज़ार की हुई है, उसके लिए अपने घर में ये चीनी लेके जाना या उसके लिए अपने घर में 300 रुपए का भी इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है, ये आप समझ सकते हैं। सर मुझे तो बताने की जरूरत नहीं, आप हल्के की सियासत करते हैं, आप उससे बेहतर जानते हैं। और हैविंग सेड दैट, मैडम देखें, बात ये है कि इंडिविजुअल्स के जो बहरान होते हैं वो हंड्रेड्स में होते हैं। जब मिडिल क्लास आती है तो 1000 में चले जाते हैं, जब वो ऊपर लेवल पे जाते हैं तो इन लैक्स चले जाते हैं, और जब हुकूमतों के मामलात आते हैं तो बिलियंस में जाते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है ना। मैंने आपसे कहा कि यकीनन बहरान है, लेकिन इंशाल्लाह बहरान से हुकूमत निकल जाएगी, निकाल लेंगे गवर्नमेंट को, जिस तरीके से बाकी मामला से हुकूमत ने लोगों को, कौम को बाहर निकाला है तो इससे भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि 200 या 300 रुपया एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन अब अगर एक इशू आ ही गया है तो उसके रिजॉल्व भी तो हम ही ने करना है। हम इंशाल्लाह कर लेंगे, इसको बहुत जल्द कर लेंगे। दूसरा ये भी बताएं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? इस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले से है, ठीक है पहले से है, लेकिन माजी में जब जहांगीर तरीन साहब हुकूमत का हिस्सा थे, खान साहब के कोई ब्लड उनसे रिलेशंस नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने एक हंगामा मचाया था कि आपने टिक्का लगा दिया अवाम को, अवाम का खून निचोड़ लिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। आज जब ये वही सूरत हाल रिपीट इटसेल्फ हो रही है तो फिर आप इतने आसानी से कह रहे हैं ये बात? नहीं बीबी, फिर आसानी से न कहें तो क्या करें, लोगों को टैक्स दिलवाएं। तो फिर आप लोग आसानी की बात है। उस वक्त माजी में जो आप कहते थे वो गलत था, फिर ये अग्री करेंगे आप? नहीं बीबी, बात सुने ना, आप पार्टी बनकर मुझसे बात ना करें। मैं एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, नेशनल असेंबली में 30 साल से ज्यादा मैं बैठे हुआ हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। आप एक पार्टी बनकर मुझसे बात करना चाहती हैं, ये आप ना करें। नहीं, आप लोग माजी में तो आपके रिकॉर्ड पर है, आपके लोगों के स्टेटमेंट, मैं वो चलाऊं सारे स्टेटमेंट? क्या रिकॉर्ड पे है? तो मैंने कह दिया कि अगर उस वक्त गलत था तो आज भी गलत है। मैं इसको कब कह रहा हूँ कि ये ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, पर अब हो गया है। इसको हुकूमत ही निकालेगी ना, मैंने और आपने तो नहीं निकालना, गवर्नमेंट इसको निकालेगी इन हालात से। गवर्नमेंट निकालेगी इस हालात से। मलिक अनवर ताज साहब जी,
अच्छा जी, इसके सीरियसनेस देखे कि ये तो होता रहता है, ये तो मामूली बात है। बिल्कुल मामूली बात है। 300 अरब लोग ये खा गए, इसको हजम करेंगे, ये मामूली बात है इन लोगों के लिए। इसके तो फायदे में रहे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शरीफ खानदान तो फायदे में चले गए, जरदारी भी फायदे में चले गए। 300 अरब लोग ये तो खा लेंगे, लेकिन जो भुगतेंगे वो अवाम है। जो अवाम जो इस मुल्क के उसको तकालीफ सामना होता है हर चीज में, उस अवाम की तकालीफ का जिसको एहसास हो तो वो बातें करेंगे। इसके ये बात सुनकर तो मुझे हैरानगी भी हुई और अफसोस आपको नहीं, भी मुझे हुआ भी हैरानी हो रही है, कि क्योंकि ये माजी हुकूमत में जितनी ये बड़ी बड़ी ये हुकूमत बातें में सारे है। करते थे और उस वक्त हमें कुछ और टोकते थे, और आज यही पार्टियां कुछ और बातों पे टोक रही है। ना उनके अंदर ना पेशेंस रहा, ना टॉलरेंस रहा, और सिखा पढ़ा भी रहे हैं कि मीडिया ने आगे से ये चल रहा है आपके आपकी बात सामने। सही है, आपकी बात सही है। मेरी बात सुनो, हम किसी को नहीं उस वक्त किसी को नहीं हमने न टोका था, न इस तरह की बात थी। जब जहांगीर तरीन ने ये करप्शन की थी तो जहांगीर तरीन को इस वक्त उसी वक्त हमने पार्टी से फारिग कर दिया। उस पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, ठीक है। उस तक वो कमेटियां वगैरह इस तरह के वो नहीं हुआ जिसपे हमें अफसोस से जो होना चाहिए, उसी वक्त उसको सजा देना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने 300 अरब का एक गंदम का स्कैंडल था, उसको भी मामूली बात थी। अब 300 अरब चीनी का स्कैंडल आया, 300 अरब ये हड़प हड़प करके हड़प अवाम के पैसे हड़प कर गए, और ये कहते हैं कि मामूली बात है। इसको ये कहते हैं कि हालात कैसी थे, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था और शहबाज शरीफ ने संभाला। 34,000 अरब मुल्क पे कर्जा चढ़ा, ये कोई मामूली बात नहीं है। 8,200 अरब हम सिर्फ सूद की मद में देते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। पेट्रोल की रेट कहाँ से 150 से 300 अरब 300 रुपए पे पेट्रोल का रेट पहुंचा, 178 से 200 300 पे डॉलर पहुंचा। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए तो मामूली है। ये लोग तो कमाते हैं, इसके लीडर्स कमाते हैं, वो खुश होते हैं, तो ये भी बेचारे साथ उसके साथ खुश होते हैं। इसके पार्टी में है ये, कम अज कम पीटीआई में इस तरह का कि कोई लीडर हमारे इस तरह करे तो पूरी पीटीआई के वर्कर उसके पीछे पड़ जाता है कि क्यों आपने करप्शन की, क्यों आपने खियानत की, क्यों आपने कौम के खजाने को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब इसकी पार्टी में होती है तो ये मामूली बात होती है ना। इसको ये एहसास नहीं है, इसको पता है कि कौम ने तो हमें वोट नहीं देना, कौम ने हमने वोट दिया नहीं, हमें तो किसी और जगह से मुंतखब किया गया, हम तो सिर्फ 17 सीटें जीत गए हैं और हमें मिला है 200 सीटें। तो उसको तो पता है कि हुकूमत कहाँ से, पंजाब में कहाँ से मिली है, मरकज में कहाँ से मिली है, इसको मखसूस नशिस्ती किसका हक था, कहाँ से इसको मिल गई। इनको तो एहसास नहीं है ना। एहसास तब होगा जब अवाम के पास आप जाएगी, अवाम की अदालत में जाएगी और अवाम को आप जवाबदेह होगी। ये तो आजकल अवाम की जवाबदेही नहीं। सेंटर शाहिद रहमान साहब, टाइम खत्म हो गया, आप कुछ कहेंगे? लास्ट 10 मिनट है। दो अल्फाज कहना चाहूंगा। अनवर ताज साहब बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं इनको थोड़ी सी इनकी यादाश्त ताज़ा करवाऊंगा कि भाई अब आपको बहुत बातें नजर आती हैं, लेकिन क्या आपको याद है कि डॉलर आपके दौर में 123 से 180 रुपए तक जो है वो आपका चला गया था। आपके दौर में जो है गंदम का स्कैंडल आया था। लोगों को पता है कि आपने गंदम जो है इम्पोर्ट करने में कितनी तारीफ की थी। बिलियन ट्री सुनामी जो स्कैम था वो किसके दौर का था। रिंग रोड रावलपिंडी का जो स्कैंडल था वो किसका था। BRT पेशावर का जो स्कैंडल था वो किसका था। फॉरेन फंडिंग केस किसका था। तो सर मैं गुजारिश ये करूँ कि तहरीके इंसाफ की बातें अच्छी बातें नजर आते हैं, कोई एक अच्छाई या कोई इस किस्म की बात बता दें कि आपने स्कैंडल दबाए, PIA को आपने तबाह दिया, PIA का आपने बरतानिया का रूट जो है वो आपने खत्म करवा दिया। तो बात ये है कि मैडम मैं आपको ये कहूँगा कि बेहतर ये है कि बात है कि मुल्क को आगे ले चलने के लिए हम सब दोस्तों को बात करनी चाहिए, एक दूसरे को तनकीद करनी चाहिए, लेकिन उसका को हल बताना चाहिए। अनवर ताज साहब जैसे मैंने कहा कि ठीक है, साथ में बैठ के बात करनी चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सेंटर शाहिद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मलिक अनवर ताज और साथ ही जो है शेख आफ्ताब साहब मौजूद थे। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, कोई भी मामला हो आवाम से रिलेटेड, हमारे हुक्मरान उसमें कितने सीरियस है और कितने नहीं, ये फैसला तो आपने करना है। इसी के साथ ही अपनी मेजबान दसवीं को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।